हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। मैं हूँ प्रीति राठौर। जैसे मैंने सुबह बताया कि मेरा पूरा नाम प्रियंका रानी है। सर्टिफिकेट में मेरा नाम प्रियंका रानी है और प्रियंका रानी के नाम से जानी जाती हूँ, बट अक्सर में मुझे लोग प्रीति ही कहते हैं, तो इसलिए मुझे अपना नाम ज़्यादा प्रीति बोलने की आदत है। और आपकी इच्छा है जो आपको बोलना हो, प्रीति, प्रियंका, मुझे सब चलता है। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो हम टॉपिक करेंगे वो हम साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग पे करेंगे, पर उससे पहले हम कल के टॉपिक पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरे से पूछा था प्रमोद सर ने कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन किन दो शब्दों से मिलकर बना है, समथिंग समथिंग करके उन्होंने मुझसे पूछा था। तो थोड़ी सी बात हम आज एजुकेशन के बारे में कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं, एजुकेशन शब्द जो है हमारा, जो शिक्षा शब्द है वो कहाँ से आया। जो शिक्षा शब्द है आपका, वो हमारी जो संस्कृत शब्द है, संस्कृत जो भाषा है उसकी जो शिक्ष धातु है उससे निकला है, जिसका अर्थ है सीखना या सिखाना। मैंने कहा कि जो शिक्षा शब्द है आपका वो संस्कृत भाषा के शिक्ष से निकला है, शिक्ष धातु से निकला है। आपने संस्कृत के अंदर पढ़ी होंगी, बहुत सारी धातुएं होती है ना, तो उसी के शिक्ष धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है हमारा सीखना या सिखाना। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारा एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, ठीक है। और जो एडुकेटम वर्ड खुद है वो डॉक्यू से मिलकर बना है, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि एडुकेटम का मतलब क्या होता है, एडुकेटर का मतलब होता है अंदर से, और डॉक्यू का मतलब होता है आगे बढ़ना। तो आपकी एडुकेटम और डॉक्यू से मिलकर बना आपका एजुकेशन, ठीक है। तो एजुकेशन का मतलब इन्होंने क्या बता दिया कि अंदर से आगे बढ़ना, मतलब कि अंदर की शक्तियाँ लेना, अंदर की जो हमारी विल पावर होती है उसको लेना और आगे बढ़ना हमारा क्या कहलाती है, सीखना सिखाना कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। तो अगर हम बोले कि लैटिन भाषा में एक एडुकेयर नाम से भी शब्द आता है जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, तो एजुकेशन शब्द को भी हम ज़्यादातर इसी में लेते हैं, एजुकेशन के रूप में ही स्वीकार करते हैं, ठीक है, कि हाँ एडुकेयर का मतलब ही हमारा एजुकेशन ही है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ आपको कि दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, अगर मैंने कहा कि एजुकेशन का मतलब है अंदर से डेवलप होना या अंदर से आगे बढ़ना, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है, उसकी जो शक्तियाँ है, उसकी जो अंदर की विल पावर होती है, उसको जगाना, उसको बाहर लाना, उसकी विल पावर को डेवलप करना क्या कहलाता है, एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। अब मैं कुछ शिक्षा शास्त्रियों के नाम बताती हूँ जिन्होंने एजुकेशन के बारे में अपने विचार दिए हैं। अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही है तो आप लिख सकते हो कि किसने क्या कहा। तो जो हमारे फ्रॉबेल हमारे शिक्षा शास्त्री थे, और उन्होंने कहा कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी शक्तियों का विकास करता है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे कौन सी शक्तियाँ। अब देखो, जैसे हम कोई रामायण देख लेते हैं, महाभारत देख लेते हैं, या जय श्री कृष्ण देख लेते हैं, तो उसमें क्या है, भगवान बड़ी सारी शक्तियाँ हाथ खड़ा करते हैं और बहुत सी शक्तियाँ प्रदान कर देते हैं, है ना, अस्त्र शस्त्र प्रदान कर देते हैं। हम उन शक्तियों की बात नहीं कर रहे, हम आंतरिक शक्तियों की बात कर रहे हैं। अंतर्निहित है, जो हम में अंदर ही अंदर समाई हुई शक्तियाँ है, उसकी बात कर रहे हैं। मतलब कि जो जहाँ भी अंतर्निहित शक्तियों की बात है तो समझ लेना कि आपकी अंदर की पावर की बात हो रही है, आपकी विल पावर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये कहा आपके फ्रॉबेल ने कि भाई अगर शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम एक बालक की अंतर शक्तियों का विकास कर सकती है, ठीक है, मतलब कि शिक्षा विद्यार्थियों की शक्तियों का विकास कर सकते हैं, ठीक है। और अब आपके स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, हमारे बहुत अच्छे इंडियन थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत की पहचान बनाई जब हमारा भारत गुलाम था, ठीक है। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, इन्हें अपने चरित्र के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। तो इनके क्या विचार थे, इनकी शिक्षा को लेकर इनके विचार थे कि मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब कि ये भी वही बात हो रही है कि विल पावर को, मतलब जो हमारे अंदर पूरी रूप से बनी हुई है, आंतरिक रूप से है, हमारी आत्मा में जो निहित है, उसको अभिव्यक्त करना, दूसरों के सामने प्रेजेंट करना ही एजुकेशन है, ठीक है। और महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए महात्मा गांधी कौन थे, हमारे फादर ऑफ नेशन, ठीक है, राष्ट्रपिता थे हमारे। तो हमारे राष्ट्रपिता ने क्या कहा है शिक्षा को लेकर, तो उन्होंने कहा है बालक या मनुष्य के शरीर, ठीक है, बालक या मनुष्य
कि शरीर, मस्तिष्क या फिर आत्मा का सर्वांगीण विकास करना, संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने इसको इस तरह से कहा है कि मैं शिक्षा को इस तरह से जानता हूँ कि मनुष्य या बालक के शरीर, मस्तिष्क का या आत्मा का संपूर्ण विकास करना ही शिक्षा कहलाती है। ठीक है, तो अब अरस्तु की बात कर लेते हैं। अरस्तु को सभी जानते हैं। अरस्तु की जो डेफिनेशन है वो बड़ी इजी सी है और अक्सर हमारे को सुनने को मिलती है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। और ये कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होना ही शिक्षा होती है। ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद होगी जब आप मॉर्निंग असेंबली में जाते थे स्कूल के अंदर। गर्मी के दिन होते थे अगर, तो एक तो पहले ही हम क्या होते थे, गर्मी में झुलस रहे होते थे और 2-4 बच्चे अगर गिर जाते थे चक्कर आने से, तो फिर 2-4 बच्चे तो चलो उनको तो अंदर ले गए, ठंड में उनको ले गए, बट जो हम लोग होते थे जो उनके गिरने पे बहुत सारा लेक्चर सुनते थे कि आप लोग खाना टाइम से नहीं खाते हो, आप टाइम से नहीं उठते हो, आप ये नहीं करते हो, आप वो नहीं करते हो। उनके चक्कर में हमारी चटनी बन जाती थी धूप में, है ना। उनको तो चक्कर आ गया, वो अंदर चले गए। बाकी जो बाहर बच्चे हैं जिनको सुनना पड़ रहा है कि आप लोग खाना नहीं खाते, ये नहीं करते हैं, आप नहीं जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। अगर आप हष्ट पुष्ट स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे पढ़ोगे। ये चीज़ हमने बहुत पढ़ी है। तो अरस्तु की आई होप सबको ही डेफिनेशन पता होगी। ये मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल भी दे दिया, आपके साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा होता था। तो एक और शिक्षा शास्त्री हमारे पेस्टोलॉजी क्या कहते हैं शिक्षा के बारे में। वो कहते हैं कि शक्तियों का स्वाभाविक या सामंजस्यपूर्ण प्रगतिशील विकास ही शिक्षा है। मतलब कि जो भी हमारे पास शक्तियाँ है, जो भी हमारे पास पावर है, उसका रियल और उसको अच्छे तरीके से चलाना, अच्छे तरीके से प्रगति में चलाना, प्रगतिशील करना ही शिक्षा का विकास है, या उनका विकास करना ही शिक्षा है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा शास्त्रियों के रूप में। हर्बर्ट को बहुत ज़्यादा फेमस माना गया है हमारी मैथोलॉजी के अंदर, पर मैं यहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर की बात कर रही हूँ। तो आपके हर्बर्ट स्पेंसर कहते थे कि शिक्षा का मतलब है अंतर्निहित शक्तियों का बाह्य जगत से, मतलब कि जो हमारे पास विल पावर है, जो हमारे पास शक्तियाँ है, उसको हम बाहर की सोसाइटी से कनेक्ट कर दे, उसके बीच अपना समन्वय स्थापित कर ले। ठीक है, तो ये कहा आपके हर्बर्ट स्पेंसर ने। तो ये था हमारा एजुकेशन को लेकर कि एजुकेशन शब्द कैसे बना। तो आपका जो एजुकेशन शब्द है वो लैटिन भाषा से आया, एडुकेटम से और डॉक्यू से। एडुकेटम खुद डॉक्यू से बना है, बट एजुकेशन जो शब्द है वो एजुकेशन प्लस डॉक्यू से बना है, जिसका मतलब है एडुकेटम का मतलब है अंदर से, और डॉक्यू का मतलब है आगे बढ़ना, मतलब अंदर से आगे बढ़ना। जैसे कि विल पावर को हमने इम्प्रूव करना है, लर्निंग को, एजुकेशन को आगे बढ़ाना है। जो चीज़ें हमारे अंदर है, जो अच्छी एजुकेशन हमारे पास है, उस चीज़ को हम डेवलप करें और आगे बढ़ाएं उसको, वही हमारी क्या कहलाती है, एजुकेशन कहलाती है। ठीक है, तो आज का जो हमारा यूनिट है वो है साइकोलॉजी के बारे में। इससे पहले कि कोई मुझे कहे कि मैम साइकोलॉजी कहाँ से बनी, कैसे बनी, तो मैं आपको बता देती हूँ। जो साइकोलॉजी है इसको हम असल में इसका हिंदी नेम क्या है, इसको हम बोलते हैं मनोविज्ञान। ठीक है, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी, साइको का मतलब होता है, देखिए जो आपका ये साइकोलॉजी शब्द है इसको आपकी यूनानी भाषा से लिया गया है। कल लीलाधर ने कहा था क्या मैम यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा भी कहते हैं, तो हाँ, यूनानी भाषा को ग्रीक भाषा कहते हैं, मतलब कि यूनान में आपकी ग्रीक लैंग्वेज यूज़ होती है। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी साइकोलॉजी की। तो चलो साइकोलॉजी के बारे में जान लेते हैं। देखिए PHYCO इतना सा आप रख लीजिए, साइको का मतलब अक्सर हम क्या बोलते हैं, साइको अगर हमें किसी को लगे ना कि इसका दिमाग घुमा हुआ है तो हम उसको एकदम से बोल देते हैं साइको, बट साइको का मतलब असल में क्या होता है, आत्मा होती है। ठीक है, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। तो इसका मतलब इंग्लिश के हिसाब से इसका मतलब क्या बना, आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, आत्मा का अध्ययन हमारी साइकोलॉजी कहलाती है। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिए हैं, पहले हम उसके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम जानते हैं कि ये साइकोलॉजी मन का विज्ञान है या आत्मा का विज्ञान है या फिर किसका विज्ञान है। ठीक है, तो सबसे पहले वॉटसन ने परिभाषा दी है और उन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित शुद्ध विज्ञान है। मतलब कि मनोविज्ञान जो
हमारा व्यवहार है उसका एक निश्चित और शुद्ध विज्ञान है, ठीक है। और वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ कहते हैं कि मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले मानव व्यवहारों का विज्ञान है। ये क्या कह रहे हैं वुडवर्थ? कि जो वातावरण के संपर्क में आकर जो मनुष्य का व्यवहार होता है, चेंज होता है, डेवलप होता है, वही हमारा क्या है? मनोविज्ञान है, ठीक है। वही उसी का विज्ञान मनोविज्ञान है, ठीक है। और मैकडूगल क्या कहते हैं? मैकडूगल बोलते हैं कि मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मतलब जिस तरह का हम आचरण करते हैं, जिस तरह का हम व्यवहार करते हैं, बिहेवियर दूसरों के सामने रखते हैं, उसके बारे में जानना ही हमारा साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, ठीक है। और क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं? क्रो एंड क्रो कहते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव के संबंधों का व्यवहार है, कि मानव की बिहेवियर की भी इसमें हम स्टडी करते हैं, और मानव का किसी के साथ, मनुष्यों का किसी के साथ किस तरह की रिलेशनशिप है, इस चीज़ की भी हम स्टडी करते हैं साइकोलॉजी के अंदर, ठीक है। और बोरिंग क्या कहते हैं? बोरिंग कहते हैं कि मानव विज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है, मानव प्रकृति का अध्ययन, कि मनुष्य किस तरह का है। आपने देखा ना, हम कहते हैं कि मनुष्य गुस्सैल है, कोई कहता है कि नहीं मनुष्य बहुत ज़्यादा सुखी रहने वाला है, या कोई कहता है कि रिसर्चर है, ये है, वो है, सो है। तो सेम जो आपके बोरिंग है वो कहते हैं कि मनोविज्ञान प्रकृति का, मनुष्य की प्रकृति का अध्ययन है, ठीक है। और स्किनर क्या कहते हैं? स्किनर की परिभाषा को आज भी जाना जाता है, इनकी परिभाषा आज भी देखने को मिलती है। तो देखिए ये क्या कहते हैं, जो हमारे स्किनर है वो कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? कि मनोविज्ञान हमारे व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अब मनोविज्ञान की, हमने सारी परिभाषाएं पढ़ी, उसमें हमने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसकी परिभाषा को मिली, किसकी विचारधारा को मिली? तो वो मिली आपके वुडवर्थ को मिली, वॉटसन को मिली और स्किनर को मिली। और क्यों मिली इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये साइकोलॉजी कैसे आई, कहाँ से आई, किस तरह से आई, ठीक है। तो देखिए, जो हमारा मनोविज्ञान है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो दर्शन शास्त्र की एक ब्रांच थी, ठीक है। फिलॉसफी की एक ब्रांच थी, ठीक है। तो जो साइकोलॉजी थी, क्या हो गया कुछ टाइम बाद, ये दोनों अलग अलग ब्रांच बन गई। साइकोलॉजी अलग ब्रांच बन गई और हमारी फिलॉसफी अलग ब्रांच बन गई। दर्शन शास्त्र हमारा एक अलग विज्ञान बन गया और मनोविज्ञान हमारा एक अलग विज्ञान बन गया। जब ये दोनों अलग अलग हो गए मतलब कि दर्शन शास्त्र को हम अलग से पढ़ने लगे, उसके बारे में हमने अलग से रिसर्च करनी शुरू कर दी, और हमने कहा कि साइकोलॉजी दर्शन शास्त्र से थोड़ी हटके है, तो उसको हमने एक अलग विज्ञान बना दिया और इसके बारे में अलग अलग तरीके से रिसर्च करना शुरू कर दिया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं साइंस उसी चीज़ को मानती है जो साइंटिफिक हो, जिसका लिंक एक रेंज में हो, उसको एक रेंज में रखती है, जिसके बीच उनको लगता है कि थोड़ा सा डिफरेंस है उसको अलग कर देती है और उसकी अलग अलग स्टडी करती है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे साइकोलॉजी को। जो साइकोलॉजी थे, अलग अलग दर्शन शास्त्र हुए, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए, जिन्होंने अलग अलग तरीके से खोज की, इसके बारे में जाना, पढ़ा, सोचा, विचारा और मतलब कि थ्योरीज बनाई, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं 16वीं शताब्दी की, 16वीं शताब्दी की। अगर हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, साइकोलॉजी की, तो याद करना कि जो हमारा ये एजुकेशन वाला सिलसिला था, ये 16वीं शताब्दी से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओके, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे उठ के जाना पड़ गया क्योंकि मेरे गेस्ट आ गए थे। तो अब मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ रिकॉर्डिंग। तो आप सोच रहे होंगे कि आपके पास तो लगातार वीडियो चल रही है। प्राइम और लाइव का फ़र्क यही होता है। प्राइम में हम ऐसा कर सकते हैं कि वीडियो को रिकॉर्ड करें और उसके बाद प्राइम करके चला देते हैं, जिसमें हम लाइव चैट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर इन सब बातों का आपको पता है। अभी मैं फ़िलहाल के लिए ये भूल गई हूँ कि मैं कहाँ पहुँची थी, क्योंकि मैं काफ़ी देर बाद वापस लौटी हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। शायद मैं साइकोलॉजी के बारे में ही बता रही थी। तो साइकोलॉजी को मैंने कहा कि जो साइकोलॉजी है हमारी दर्शनशास्त्र की ही ब्रांच है, और जब ये अलग हुई तो अलग अलग ब्रांच बन गई, दोनों साइकोलॉजी अलग ब्रांच बन गई और फिलॉसफिकल करके आपकी अलग ब्रांच बन गई, दार्शनिक करके आपकी अलग अलग ब्रांच बन गई। तो अब हम जान रहे थे कि ये साइकोलॉजी किस तरह से आई, किस तरह से डेवलप हुई, किन किन चरणों से गुजर कर आई। तो ठीक है, हम बात करते हैं।
तो हाँ, मैंने ये भी कहा था शायद कि जो 16वीं शताब्दी है वहाँ से शिक्षा का विकास होना शुरू हुआ है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड के अंदर 16वीं शताब्दी के अंदर, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं 16वीं शताब्दी में खैर क्या हुआ। तो हम बात करते हैं कि जो 16वीं शताब्दी थी, 16वीं शताब्दी के अंदर माना गया कि जो साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है, ठीक है। आत्मा का विज्ञान है मतलब कि ये हमारी आत्मा से प्रेरक है। तो जो आत्मा का विज्ञान कहा, ये कौन कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान है। तो प्लेटो ने कहा, जो प्लेटो थे आपके, या प्लेटो, जो भी आप जिस भी तरह से आप इनका नाम प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। अरस्तु ने कहा, डेकार्टे ने कहा, ये दार्शनिक थे, दार्शनिक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो हमारे आत्मा का विज्ञान है। तो फिर देखा गया कि आत्मा क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, क्या हम आत्मा को देख सकते हैं। बट जो हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, हमारे दार्शनिक थे, हमारे मनोवैज्ञानिक थे, वो इस बात को का प्रूफ नहीं कर पाए कि आत्मा क्या होती है, वो क्या दिखाई देती है, उसका स्वरूप कैसा है, वगैरह वगैरह। जब वो उसको क्लियर नहीं कर पाए तो इस परिभाषा को जो है अस्वीकार कर दिया गया, इसको रिजेक्ट किया गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान नहीं है, ठीक है। इसको हटा दिया गया कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो आत्मा का विज्ञान नहीं है। पूरी 100 साल रिसर्च करती रहे और माना जा रहा था कि आत्मा का विज्ञान है, मगर लास्ट में कह देते हैं कि आत्मा का विज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा क्या है, कैसी है, उसका स्वरूप कैसा है, इसके बारे में पता ना लग पाने के कारण इस परिभाषा को कट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर 17वीं शताब्दी आई, रिसर्च चल रही थी वैज्ञानिकों की। तो 17वीं शताब्दी में कहा गया कि जो आपकी साइकोलॉजी है वो मन का विज्ञान है, ठीक है। जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके मन का विज्ञान है, आपके मस्तिष्क का विज्ञान है। लेकिन ये मन क्या है, ये मस्तिष्क क्या है, इसकी जो स्टडी है हम किस तरह से कर सकते हैं, हम मन की स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम मेंटल की स्टडी कैसे कर सकते हैं, हम मस्तिष्क की स्टडी कैसे कर सकते हैं, इस बात को भी जो मनोवैज्ञानिक थे वो क्लियर नहीं कर पाए। और 17वीं शताब्दी के साथ साथ इसको भी ख़त्म कर दिया गया। बट जो मन का विज्ञान जिसे हम मान रहे थे कि जो साइकोलॉजी है वो हमारे मन का विज्ञान है, 200 साल तक इस पर बात चलती रही, इस पर रिसर्च होती रही, ठीक है। और आपकी 18वीं शताब्दी के अंत में इसको भी अस्वीकार कर दिया गया। और फिर आई बात 19वीं सेंचुरी की। 19वीं सेंचुरी आ गई थी, 19वीं शताब्दी आ गई थी, साइकोलॉजी पर हमारे रिसर्च हो रहे थे। और 19वीं सेंचुरी में कहा गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। चेतना मतलब कि हम कितने चेतन हैं, कितने अचेतन हैं। तो चेतना का विज्ञान है, इस पर जो जिन्होंने अपने विचार रखे वो थे हमारे विलियम जेम्स थे, विलियम वुड थे, वाइटस थे। इन्होंने कहा कि जो चेतन मन है उसका विज्ञान है हमारी साइकोलॉजी। पर जो हमारे फ्रॉयड थे उन्होंने और भी 2 चीज़ें बताई, अचेतन और अर्धचेतन। मतलब कि एक हमने कहा चेतन, दूसरा कहा अर्धचेतन, तीसरा कहा अचेतन, ठीक है। अचेतन जो चेतना में नहीं है वो अचेतन, ठीक है। पर इन्होंने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की, इसके बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा फिलॉसफी अपनी नहीं दी। तो फिर इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया 19वीं सेंचुरी में। अब देखिए किस किस पर बात हो गई कि साइकोलॉजी हमारी आत्मा का विज्ञान है, फिर कहा गया कि साइकोलॉजी हमारी मन की और आत्मा का विज्ञान है, हमारे मन का और आत्मा का विज्ञान है। और 19वीं शताब्दी में कहा गया कि जो साइकोलॉजी है वो चेतना का विज्ञान है, कि हम कितने चेतन हैं, कितने अचेतन हैं और कितने अर्धचेतन हैं, इसका विज्ञान है। बट इसका भी कोई साइंटिफिकल या फिर इसके पे कोई ज़्यादा चर्चा नहीं हो पाई, इसको भी कोई प्रूफ नहीं कर पाया और इसको भी अस्वीकार कर दिया गया, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर बात आती है 20वीं सेंचुरी की। 20वीं सेंचुरी में माना गया कि जो हमारी साइकोलॉजी है वो हमारे व्यवहार का विज्ञान है, हमारे बिहेवियर की स्टडी है। और आज तक इसको मतलब कि व्यवहार के ज्ञान के रूप में इसको स्वीकार किया गया। और आज तक मतलब कि 21वीं सेंचुरी में भी हम मानते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो मानव व्यवहार का विज्ञान है, उसमें हम व्यवहार की स्टडी करते हैं, ठीक है। और इस बात पर किसने फोकस किया था कि हमारा जो
मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है, इस बात पर फोकस करने वाले थे, इस पर अपने विचार करने वाले थे, रिसर्च करने वाले थे और इसको प्रूफ करने वाले थे आपके वुडवर्थ, स्किनर और वाटसन। ठीक है, और आज तक माना जाता है, ठीक है, कि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किस तरह की है, ये ह्यूमन बिहेवियर में किस तरह से इन्वॉल्व रहती है, किस तरह से इस पर रिसर्च होती है, किस तरह से हम सिखा सकते हैं। तो ये थी हमारी साइकोलॉजी की बात कि साइकोलॉजी किस तरह से आई। तो साइकोलॉजी अलग अलग स्टेज से होती है, ये अपने नाम को चेंज करते हुए आई, और अब जो हम साइकोलॉजी का मीनिंग लेते हैं, अर्थ लेते हैं, वो हम इस तरह से लेते हैं कि जो साइकोलॉजी है वो व्यवहार का ज्ञान है, बिहेवियर की स्टडी है। ठीक है, तो अब बात आती है एजुकेशन साइकोलॉजी की, क्योंकि जो साइकोलॉजी हम पढ़ रहे हैं जब उसका यूज़ हम एजुकेशन के अंदर कर लेते हैं तो वो कौन सी साइकोलॉजी हो जाती है, हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी होती है। एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब जो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड जो साइंस है उसको हम साइकोलॉजी कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि किस तरह से हमारे को साइकोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके अपना टीचिंग इन्वायरमेंट बनाना है, किस तरह से हमारे को साइकोलॉजिकल तरीके से मतलब कि ह्यूमन का जो बिहेव है, हमारे स्टूडेंट का जो बिहेव है उसको अपडेट करना है, उसको क्या करना है, बढ़ाना है, अच्छा बनाना है। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी साइकोलॉजी। ठीक है, तो एजुकेशन के अंदर जब हमने साइकोलॉजी का यूज़ किया तो वो कहलाती है हमारी एजुकेशन साइकोलॉजी। तो ठीक है, ये थी हमारी साइकोलॉजी पर कुछ थोड़ी सी चर्चा। तो चलिए आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, अब अपने सेशन को कंटिन्यू कर देते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारे पास पहला क्वेश्चन है मनोविज्ञान। अभी हमने इस पे बहुत सारी बात की है। तो मनोविज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मन का विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्ति के आचरण का विज्ञान, या ऑप्शन नंबर सी है व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का सकारात्मक विज्ञान, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो मनोविज्ञान अगर हम आंसर की के मुताबिक देखें या फिर रिसर्च के अकॉर्डिंग देखें जो हमारी 16 सेंचुरी से होती 20 सेंचुरी तक होती रही, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हो जाता है वो ऑल ऑफ दीज हो जाता है। और अगर हम फाइनल डेफिनेशन की बात करें कि साइकोलॉजी क्या होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारे पास कि व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का सकारात्मक विज्ञान। अब आपने अपनी मेंटल पावर का यूज़ करना है कि आपको पता लगे कि असल में आप जो है साइकोलॉजी है उसको आप किस नाम से जानते हो। ठीक है, किस तरह से जानते हो। वैसे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान हमारे मन का विज्ञान भी है, हमारे व्यक्ति के आचरण का विज्ञान भी है, और फिर व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का सकारात्मक विज्ञान भी है। तो अब आपके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो सकता है, अगर आपको लगता है कि इसका आंसर ऑल ऑफ दीज है तो इसको भी आपने रिसर्च करना है, और अगर आपको लगता है कि व्यक्ति के व्यवहार और अनुभव का सकारात्मक विज्ञान है तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्योंकि मैं रिसर्चर नहीं हूँ, तो जितनी रिसर्च मुझसे हो सकती थी मैंने कह दिया। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपका आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, जनरल साइकोलॉजी इज। अब जनरल सामान्य साइकोलॉजी की बात हो रही है, सामान्य मनोविज्ञान की बात हो रही है। सामान्य विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर ए है व्यक्ति के व्यवहार और प्रकृति के अध्ययन का विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी है मेंटल, फिजिकल, सोशल, ऑप्शन नंबर सी है इमोशनल, कल्चरल, इकोनॉमिकल एंड कंडीशनल एस्पेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका आंसर हमारे पास ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा मानसिक तौर पर, हमारा शारीरिक रूप
पर या फिर हमारे सामाजिक तौर पर भी तो हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, साइकोलॉजी को जान रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। क्योंकि अगर हम मतलब कि मनुष्य के बिहेवियर की बात करें तो इमोशंस उसके पास होंगे, वो उसके पास वो उसका जो बिहेवियर उसके कल्चर के अकॉर्डिंग बनेगा, उसके इकोनॉमिकल कंडीशन के हिसाब से बनेगा, ठीक है। तो जनरल साइकोलॉजी में भी हम इस सभी को ऐड कर सकते हैं कि ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बोल रहे हैं कि साइकोलॉजी में भी हम कह रहे हैं कि हमारा आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर मनुष्य है तो मनुष्य के पास मन भी है, आत्मा भी है, मस्तिष्क भी है, और उसी की स्टडी जो हम है साइकोलॉजी के अंदर कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से सोचता है, कोई व्यक्ति किस तरह से एक्शन लेता है, तो उसको हमने भले ही व्यवहार के अंदर ऐड कर दिया है, बट असल में हमारा जो मनोविज्ञान है उसको हम कह सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज में हमारा आंसर आ जाएगा। तो जनरल साइकोलॉजी भी आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑल ऑफ दीज हो जाएंगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ टू स्टडी द जनरल साइकोलॉजी। कि आप जनरल साइकोलॉजी की स्टडी किस तरह से करते हो। ऑप्शन नंबर ए है बाय डेवलपिंग प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी है बाय ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन नंबर सी है बाय एक्सपेरिमेंट स्टडी, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि जो जनरल साइकोलॉजी है उसकी स्टडी हम किस तरह से करते हैं, उसका डेवलपिंग प्रोसेस देखते हैं कि वो उसका डेवलपमेंट जो प्रोसेस है वो किस तरह का है, वो किस चीज़ से किस तरह से वो डेवलप हो रही है, और हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, अनुभव करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में अपने जो हमारे एक्सपेरिमेंटल स्टडी होती है, इस तरह से हम अपनी जनरल साइकोलॉजी की स्टडी क्या करते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एजुकेशन साइकोलॉजी इज। अभी अभी हमने बात की थी एजुकेशन साइकोलॉजी की एजुकेशन साइकोलॉजी क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन, ऑप्शन नंबर बी है आत्म परीक्षण और अवलोकन, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो एजुकेशन साइकोलॉजी को हम क्या कहते हैं कि शिक्षा के सापेक्ष व्यक्ति के व्यवहार का आकलन और आत्म परीक्षण और अवलोकन करना हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, शिक्षा के मनोविज्ञान के 2 आवश्यक तथ्य है। देखिए यहाँ पे शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए 2 आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं आपके पास दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है आत्म परीक्षण, ठीक है, जिसको आप बोलते हो सेल्फ स्टडी या फिर इंट्रोसेप्शन, आत्मनिरीक्षण करना, या ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन, जिसको आप बोलते हो ऑब्जर्वेशन, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए 2 आवश्यक तथ्य कौन कौन से हैं कि एक तो आप सेल्फ स्टडी करें, या फिर आप बोल सकते हो कि आत्मनिरीक्षण करें, ठीक है। सेल्फ स्टडी तो अपने आप को स्वयं पढ़ना या फिर अपनी तैयारी स्वयं करना होता है, बट आत्म परीक्षण हो सकता है, आत्मनिरीक्षण करना, जिसको हम इंट्रोसेप्शन बोल रहे थे। हाँ बिल्कुल, इंट्रोसेप्शन। और ऑप्शन नंबर बी है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करके कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि शिक्षा के मनोविज्ञान के लिए 2 आवश्यक तथ्य हमारे पास आत्मनिरीक्षण और अवलोकन है, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शिक्षा का मनोविज्ञान निम्न में से किन कारणों में विकास करके शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया को परीक्षित करता है। ऑप्शन नंबर ए है नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है स्किल, ऑप्शन नंबर सी है एटीट्यूड, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो जब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि हमने किसी चीज़ को डेवलप करना है, ठीक है, किसी चीज़ को सिखाना है, तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम नॉलेज लेते हैं, स्किल लेते हैं और एटीट्यूड को इम्प्रूव करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमने जो है टीचिंग और लर्निंग की जो प्रक्रियाएँ हैं, हमारी जो प्रोसेस है, उसको हमने बढ़ाना है, तो हम किन किन कारकों का यूज़ करते हैं, किन किन चीज़ों को डेवलप करते हैं, तो हम करते हैं नॉलेज को, स्किल को और एटीट्यूड को, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, नॉलेज इज़ रिलेटेड टू। सही से आंसर देना। ऑप्शन नंबर ए है टू बी बाय हैंड, ऑप्शन नंबर बी है फीलिंग एंड इमोशन बाय हार्ट, ऑप्शन नंबर सी टू नो बाय हेड, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो नॉलेज क्या है, टू नो बाय हेड, जो हमारे दिमाग से जुड़ी रहती है। मैं अक्सर कहती हूँ कि जहाँ पर हमारी बात आ रही हो नॉलेज की, तो वो हमारी कहाँ से जुड़ी रहती है, या बात आए हमारी कॉग्निटिव की, बात आए हमारी थिंकिंग की, तो ये हमारी मस्तिष्क से जुड़ी रहती है, हमारे दिमाग से जुड़ी रहती है, ठीक है। और जब बात आए हैं हमारे इमोशंस की, हमारी फीलिंग्स की, तो वो किससे जुड़ी रहती है, या बात आए हमारे एटीट्यूड की, तो वो हमारे दिल से जुड़ी रहती है। और जब हम बात करते हैं स्किल की, तो स्किल किससे जुड़ी रहती है, हमारे हाथों से जुड़ी होती है, कि कोई भी अगर कोई किसी वर्क को हम परफॉर्म कर रहे हैं तो बाई हैंड करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी है। तो स्किल इज रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए है टू डू बाय हैंड, ऑप्शन नंबर बी है फीलिंग एंड इमोशन बाय हार्ट, ऑप्शन नंबर सी है नो बाय हेड, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। सभी को पता है कि स्किल इज़ टू डू बाय हैंड, जिसको किससे रिलेटेड है हमारी स्किल, जो हम हाथों से काम किया करते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, एटीट्यूड इज़ रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर 1 टू डू बाय हैंड, ऑप्शन नंबर बी फीलिंग एंड इमोशन बाय हार्ट, ऑप्शन नंबर सी टू नो बाय हेड, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो एटीट्यूड किससे रिलेटेड है, फीलिंग एंड इमोशन बाय हार्ट, हमारे दिल से जुड़ा है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, ज्ञानेंद्रियों की क्रिया या प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी है मनोविज्ञान, ऑप्शन नंबर सी है संवेदना। वेरी गुड वेरी गुड। तो ज्ञानेंद्रियों की क्रिया या प्रतिक्रिया को हम क्या कहते हैं, व्यवहार कहते हैं, बिहेवियर कहते हैं, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, और सर ने इसको बड़े अच्छे से करवाया है, इसलिए किसी को भी गलत करने का कोई हक नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन है आपके पास, नॉलेज प्लस स्किल इनटू एटीट्यूड। अगर आप अपनी नॉलेज को अपनी स्किल से प्लस कर देते हो और साथ ही साथ अपने एटीट्यूड के साथ उसको मल्टीप्लाई कर देते हो, तो आपको क्या मिलती है, परफॉर्मेंस मिलती है, नॉलेज मिलती है, एटीट्यूड मिलता है, या फिर स्किल मिलती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या मिलती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है हमारी। अगर हमारे पास नॉलेज है प्लस स्किल है और हम उसमें अपने एटीट्यूड को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, अगर इंटरेस्ट प्लस अटेंशन को ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी।
परसेप्शन मिलेगी, कंसंट्रेशन मिलेगी, सेंसेशन मिलेगी या फिर इमोशंस मिलेगी? वेरी गुड वेरी गुड। क्या मिलेगी? कंसंट्रेशन मिलेगी। जब भी हम किसी काम पर कंसंट्रेट करना चाहें तो सबसे पहले उसमें इंटरेस्ट पैदा कीजिए और अटेंशन रखिए अपनी उस काम को सीखने के लिए, एकाग्र होकर आप किसी चीज़ को सीखिए। और तो आपको सब पता है, अगर हम इसको थोड़ा सा दिल से जोड़ लें तो हम इमोशनल भी हो जाते हैं। ठीक है, इमोशनल हम कब होते हैं? अगर बाय द वे अगर हम बात अगर हम थोड़ी सी बात अपनी फीलिंग की तरफ को कर दे कि अगर हम आपको किसी के लिए कोई फीलिंग है, किसी में कोई इंटरेस्ट है और हमारी उसके लिए कोई इंटेंशन बनी है तो इससे इमोशन डेवलप होता है। और अगर हम किसी वर्क के बारे में सोच रहे हैं, कोई जो है हमारा गोल है उसको अचीव करने के बारे में सोच रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट है उस गोल को अचीव करने का और हम इसमें अपनी पूरी अटेंशन लगाए रख रहे हैं तो हमारा कंसंट्रेशन बना रहेगा और हम जल्दी अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास। इंस्टिंक्ट आत्मबोध के तत्व है। ऑप्शन नंबर 1 इफेक्टिव प्रभावकारी, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी है कोनेटिव कोशिश करना, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। इंस्टिंक्ट का ही मीनिंग है आत्मबोध। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों किसी में साथ लिखी, किसी में कुछ भी किया है और मैंने बिल्कुल वही उठा के लगा दिए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। तो आत्मबोध के तत्व कौन से हैं? एक तो हम इफ़ेक्टिव हो के सीखें, हम नॉलेज प्राप्त करें, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव रहे, कोशिश करते रहे। ठीक है, तो इससे हमारे को क्या मिलेगा? आत्मबोध मिलेगा, आत्मबल मिलेगा, ज्ञान बोध बढ़ेगा। ठीक है, हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। मोटिवेशन प्रदान करता है। जब आपको मोटिवेशन मिलती है तो आपको क्या मिलता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है रिसॉल्विंग, दृढ़ निश्चय मिलता है, या ऑप्शन नंबर बी है डिवोशन, मतलब कि आपको काम को करते रहने की प्रेरणा मिलती रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है डेडिकेशन, कि आप किसी वर्क के लिए समर्पित होते हो कि हाँ मुझे ये वर्क करना है करना है करना है। तो ऑप्शन नंबर डी है आपके पास ऑल ऑफ दिस। तो आपको बताना है कि मोटिवेशन से आपको क्या मिलता है। वेरी गुड वेरी गुड। हमारा आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड। तो मोटिवेशन, अगर इसीलिए मोटिवेशन दिया जाता है ताकि जो हमारे स्टूडेंट है वो किसी काम को करने के लिए डेविनेशन हो जाए, लगे रहे, डेडिकेशन हो जाए, समर्पित हो जाए और रिसॉल्विंग हो जाए, वो दृढ़ निश्चय अपना बना ले कि मुझे ये वर्क करना है तो करना है, कोई वर्क सीखना है तो सीखना है। ठीक है, तो यहाँ था हमारा क्वेश्चन कि मोटिवेशन हमें क्या क्या देता है। तो रिसॉल्विंग देता है, मतलब आपको दृढ़ निश्चय देता है, आपको डिवोशन देता है और आपको डेडिकेशन देता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है। फिर से जमा गुना माइनस के मैथ आ गए। तो अब यहाँ पूछा है आपसे, अगर आप अपनी एबिलिटी को अपने इंटरेस्ट से प्लस कर देते हो तो आपको क्या मिलती है? कैपेसिटी मिलती है, एबिलिटी मिलती है, विलिंग मिलती है, या नन ऑफ दीज मिलती है? ये दो तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है, वहाँ पे अटेंशन की बात हुई थी। कंफ्यूज नहीं होना है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर हम अपनी एबिलिटी अपने इंटरेस्ट के साथ अपनी योग्यता को भी प्लस कर दे तो हमारी कैपेसिटी बढ़ती है। ठीक है, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। द कॉम्पिटेंसी, कॉम्पिटेंसी होती है हमारी सक्षमता या फिर आप बोल सकते हो क्षमता। तो आपको बताना है कि कॉम्पिटेंसी का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन नंबर ए है स्किल प्लस नॉलेज, ऑप्शन नंबर बी है स्किल प्लस नॉलेज प्लस एटीट्यूड, और ऑप्शन नंबर सी है इंटरेस्ट प्लस नॉलेज, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्किल प्लस नॉलेज इक्वल टू कॉम्पिटेंसी। ठीक है, कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस दो शब्द जो है आते रहते हैं, हम इसको सिमिलर शब्द भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वैसे कॉम्पिटेंसी को कई बार हम क्षमता बोलते हैं और कॉम्पिटेंस को हम कई बार योग्यता बोल देते हैं। ठीक है, तो ये डिक्शनरी का खेल है, हेरा फेर है। तो कहाँ पर कौन सा वर्ड किस तरह से यूज़ करना है ये आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बिहेवियर इज। अब आपको बताना है कि व्यवहार क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गेन्स, मतलब कि सेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारे सेंस ऑर्गेन होते हैं ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेदनशील जो चीज़ होती है, या हम इसको सेंस ऑर्गन को ज्ञान इंद्रिया भी कहते हैं सच में। तो ज्ञान इंद्रियों का रिस्पॉन्स और एक्शन है आपका बिहेवियर, या फिर विद्यार्थियों के पढ़ने की विधि है, या फिर वृद्धि लब्धि को, मतलब कि इसमें कहा गया अपने लक्ष्य को प्राप्त करना आपका बिहेवियर होता है। आई होप वृद्धि लब्धि को। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्शन एंड रिस्पॉन्स ऑफ सेंस ऑर्गेन्स। ठीक है, तो जो विद्यार्थियों के पढ़ने की जो विधि है, जो हमारा लर्निंग मेथड है, वो बिहेवियर नहीं है हमारा। ठीक है, याद रखना इस बात को। ये वृद्धि लब्धि पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से तो ये यही है, किसी चीज़ को प्राप्त करने, किसी उपलब्धि को प्राप्त करना शायद। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, स्टिमुलस। स्टिमुलस किसको कहते हैं हम, उत्तेजना या प्रोत्साहन किसे कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर ए है ज्ञानेंद्रियों की क्रिया प्रतिक्रिया को, ऑप्शन नंबर बी है ज्ञानेंद्रियों की सक्रियता को, या ऑप्शन नंबर सी है ज्ञानेंद्रियों की कार्यशीलता को, या ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी। ज्ञानेंद्रिया मतलब सेंस ऑर्गन्स। वेरी गुड वेरी गुड। तो सेंसेशन हमारी, नहीं स्टिमुलेशन हमारी क्या होती है, सेंसेशन की सक्रियता और क्रियाशीलता को हम स्टिमुलेशन कहते हैं। ठीक है, सक्रियता को और क्रियाशीलता को। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया को नहीं कहते। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसी विशेष क्षेत्र के लिए आवश्यक ज्ञान व दक्षता के विकास को क्या कहा जाता है, प्रशिक्षण, नॉलेज, एजुकेशन, या ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका आंसर हो जाएगा नॉलेज, कि जब हम किसी स्पेसिफिक जो फील्ड है, अगर हमें उससे रिलेटेड ज्ञान है और उससे रिलेटेड हम जो है एबिलिटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, तो जो इम्प्रूव करने की प्रक्रिया है वो हमारी क्या कहलाती है, नॉलेज कहलाती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आत्मबल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर बी है आत्मबल कार्य और आवेश को कंट्रोल करता है, और ऑप्शन नंबर सी है आत्मबल के साथ इमोशंस हमेशा जुड़ा रहता है, सर्वथा जुड़ा रहता है, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो आत्मबल क्या है हमारा,
ऑल ऑफ दीज है। एक स्वाभाविक एवं जन्मजात प्रक्रिया भी है। और आत्मबल मतलब कि अपने बल पर कोई कार्य करना, या फिर जब हम आवेश में आ जाते हैं, अपने आप गुस्से में आ जाते हैं, अपने आप शांत हो जाते हैं, मतलब कि जब हम गुस्से में आ जाते हैं उस वक्त खुद को कंट्रोल करना भी हमारी क्या कहलाती है, इंस्ट्रक्शन कहलाती है, आत्मबल कहलाता है। और साथ ही साथ में हम बोल सकते हैं कि जो हमारा आत्मबल है, हमारी जो आत्मबल है, या बोल सकते हो आप इंस्ट्रक्शन है, वो हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजुअल सेंसेशन इज रिलेटेड टू। इसमें आपको बताना है कि जो विजुअल सेंसेशन है वो आपका किससे रिलेटेड है, आपकी आँख से, आपके कान से, आपके नाक से। वेरी गुड वेरी गुड, सबको पता है, देखते तो हम आँख से ही है। तो अगर विजुअल सेंसेशन की बात आएगी तो वो हमारी आइज से रिलेटेड है। ठीक है, अगर ऑब्जर्वेशन की बात आए तो किससे रिलेटेड है, हमारी आइज से रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, ऑडिटरी सेंसेशन। जो आपके सुनना है वो आपका किस चीज़ से रिलेटेड है, आपकी आई से, कान से, नाक से, जीभ से। वेरी गुड, तो सुनना हमारे कान से रिलेटेड है। वेरी गुड, ये इजी इजी से क्वेश्चन है। अक्सर बोला जाता है ना, एक बात आप भी सुनते होगे, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। मतलब अगर दूर कहीं ढोल बज रहे हैं तो हमें वो अच्छे लगते हैं। असल में क्या होता है वो सामने जाके ही पता चलता है। ठीक है, तो जो हमारा सुनने वाली सेंस होती है वो हमारे कान से रिलेटेड रहती है। और अब क्वेश्चन नंबर 24 है आपके पास, सीक्वेंस ऑफ लर्निंग इज। अब आपने लर्निंग की सीक्वेंस को लगाना है। ऑप्शन आपके पास दिए है। ऑप्शन फर्स्ट है आपके पास क्रिएट द नीड, ऑप्शन सेकंड है गोल अचीव, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेदर इन्फॉर्मेशन, और फोर्थ है एक्टिविटी। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है आपको कि इसका सीक्वेंस है क्रिएट द नीड, गैदर इन्फॉर्मेशन, एक्टिविटी एंड गोल अचीव। और ऑप्शन नंबर बी बता रहा है क्रिएट द नीड और गैदर इन्फॉर्मेशन, गोल अचीव एंड एक्टिविटीज़। और ऑप्शन नंबर सी बता रहा है आपसे गोल अचीव, एक्टिविटी, क्रिएट द नीड, और फिर बता रहा है गैदर इन्फॉर्मेशन। और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है आपको एक्टिविटी, उसके बाद कीजिए आप गोल अचीव, उसके बाद कीजिए गैदर इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद कीजिए क्रिएट द नीड। तो इसको सीक्वेंस में लगाना है हमें। वेरी गुड वेरी गुड, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट द नीड। सबसे पहले हम नीड को बनाएंगे और उसके बाद उसकी ग्रेदर इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे, और उसके बाद एक्टिविटीज़ करेंगे और अपने गोल को अचीव कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ लर्निंग का सीक्वेंस हो गया ये हमारा, कि सबसे पहले हम नीड को क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसकी इन्फॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद हम एक्टिविटीज़ करेंगे और अपने गोल को अचीव कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 25 है आपके पास, ऑल फैक्टरी सेंस किससे संबंधित है। ऑल फैक्टरी क्या होती है, सबसे पहले तो यही जान लीजिए आप, और इसको बताइए कि ऑल फैक्टरी होती क्या है। वेरी गुड वेरी गुड, तो ऑल फैक्टरी होती है सूंघना। सूंघने का सेंस जो हमारा होता है वो किससे रिलेटेड होता है, हमारा नाक से रिलेटेड होता है। किसी स्मेल को अगर हम पहचानते हैं तो किससे पहचानते हैं, टेस्ट करके नहीं पहचानते ना, जब उसकी स्मेल आने लगती है तो हम उसको पहचानते हैं, तो वो ऑल फैक्टरी कहलाती है। ठीक है, और ये हमारी किससे जुड़ा है, हमारी नाक से जुड़ा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, गैस्टरी। गैस्टरी होती है रस संवेदी।
ठीक है। जो आपकी गेस्ट रही सेंस है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? आपकी त्वचा से, कान से, नाक से, जीभ से। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी टंग से रिलेटेड है, तो अगर हमने किसी चीज़ का स्वाद लेना है तो उसको हम किससे लेते हैं, किससे पता करते हैं? अपनी जीभ से पता करते हैं, ठीक है, चख कर पता करते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, टेक्चुअल मतलब कि स्पर्श सेंसेशन किससे संबंधित है? आप आइज से करते हो, नाक से करते हो, जीभ से करते हो, त्वचा से करते हो? वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी, त्वचा से करते हैं। स्पर्श जो हम करते हैं वो किससे करते हैं? स्किन से करते हैं, हैंड से करते हैं, ठीक है। तो हैंड हमारा किस में आ जाता है? त्वचा के अंदर आ जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, सभी ज्ञानेंद्रियों से, देखिए सभी ज्ञानेंद्रियों, सेंस ऑर्गन्स की बात हो रही है, से प्राप्त जानकारी को दिमाग तक कौन पहुँचाता है? नर्वस तंत्र, या फिर स्किन मतलब त्वचा, या फिर आपका माइंड, या फिर आपकी बॉडी? वेरी गुड। तो जो भी हमारे सेंस ऑर्गन को रिजल्ट मिलता है तो उसको दिमाग तक कौन पहुंचाता है? हमारा नर्वस तंत्र पहुंचाता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इजी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिमाग में सूचना का आदेश जिस ज्ञान इंद्रिय को देता है उसे क्या कहते हैं हम? देखिए जो मतलब कि सेंस ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिजल्ट लाया, जो सूचना लाई, जो दिमाग तक उसको पहुंचा रहा है, उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम मोटर नर्वस कहते हैं, या हाथ कहते हैं, मुंह कहते हैं, नाक कहते हैं? वेरी गुड, मोटर नर्वस कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, यहाँ पे फिर से ज्ञान बोध की बात आ गई। तो अब आपको बताना है कि ज्ञान बोध आपके पास क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को पाने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है, किसी उद्देश्य, अनुभव और आकांक्षाओं को पाने की प्रक्रिया है। और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इंस्ट्रक्ट क्या है हमारे? बोथ ए एंड बी, किसी वस्तु और उसके उद्देश्य को पाने की प्रक्रिया है। और आत्म बल की बात हो रही है ना यहाँ पे, ज्ञान बोध, आत्म बल, ठीक है। तो ज्ञान बोध क्या है या आत्म बल क्या है? किसी वस्तु या उसके उद्देश्य को पाने की प्रक्रिया, किसी उद्देश्य, अनुभव और आकांक्षाओं को पाने की, किसी उद्देश्य का अनुभव और आकांक्षाओं को पाने की प्रक्रिया इंस्ट्रक्ट है, आत्मबोध है, ज्ञान बोध है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है, ज्ञान बोध कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी है विश्व वस्तु के सापेक्ष ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करने की प्रक्रिया है। या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज की हम प्रेजेंटेशन भी करते हैं इंस्ट्रक्शन से। और किसी वस्तु के बारे में जो हम उसका ज्ञान लेते हैं, संपूर्ण ज्ञान लेते हैं, उसको भी हम आत्मबोध कहते हैं, ज्ञान बोध कहते हैं। या फिर जो हम ज्ञान को प्राप्त करने की जो कोशिशें हम कर रहे होते हैं उसको हम आत्मबोध या ज्ञान बोध या इंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पूछा जा रहा है सेंसेशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए विश्व वस्तु को जानने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी प्रतिनिधित्व करने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर सी किसी वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो सेंसेशन क्या है हमारी? ऑल ऑफ दीज है। हम सेंसेशन से किसी वस्तु को भी जानते हैं, उसकी प्रक्रिया को भी जानते हैं, साथ ही साथ में हम प्रतिनिधित्व भी करते हैं किसी चीज़ का, ठीक है। अगर आइज़ है तो आइज़ हमारा देखने का काम कर रही है, कान हमारे सूंघने के नाक हमारी सूंघने के काम कर रही है, कान हमारा सुनने का काम कर रहा है, ठीक है, जीभ हमारा चखने का काम कर रहा है, ठीक है। तो किसी वस्तु का आभास करने की प्रक्रिया भी क्या कहलाती है? हमारी सेंसेशन कहलाती है। तो हमारा आंसर है ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है अटेंशन। अटेंशन क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए है एक ही समय में एक ही वस्तु पर मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया, या ऑप्शन नंबर बी है ज्ञान सुनिश्चित करने की प्रक्रिया, और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो अटेंशन क्या होती है? जब हम एक ही समय में किसी एक ही बात पर फोकस कर रहे हो, अपने मेंटली भी और अपने हार्ट से भी, ठीक है। मन को केंद्रित करना मतलब एकाग्र बुद्धि, ठीक है। मन को केंद्रित करना, वैसे क्या कहा जाता है? मन को केंद्रित करने के लिए एकाग्र बुद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो ठीक है। तो अटेंशन होती है जब हम किसी एक ही काम पर, एक ही वस्तु पर फोकस कर रहे होते हैं, ध्यान अटेंशन दे रहे होते हैं, तो वही हमारी अटेंशन कहलाती है। ध्यान दे रहे होते हैं तो वो हमारी अटेंशन कहलाती है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास। टाइप ऑफ अटेंशन इज। अब आपको अटेंशन के टाइप बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है जनरल अटेंशन, ऑप्शन नंबर बी है सिलेक्टिव अटेंशन, ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 and 2, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारे पास दो तरह मतलब कि यहाँ पे जो अटेंशन दी हुई है उनमें से बोथ हमारा आंसर है, जनरल अटेंशन और सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट आपकी जो आंसर की के अंदर सिर्फ और सिर्फ सिलेक्टिव अटेंशन दी है, बट होती हमारी दोनों तरह की है, जनरल अटेंशन और सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। रुचि और ध्यान के लिए सही है। अगर आपको इंटरेस्ट है और आपकी अटेंशन है तो वो किस चीज़ के लिए सही है? ध्यान एवं चुनाव यह एक ध्यान एवं चुनाव की प्रक्रिया है, रुचि सहायता करती है। ध्यान एक चुनाव की प्रक्रिया है, रुचि सहायता करती है। ऑप्शन नंबर बी है रुचि ध्यान को विषय वस्तु पर बनाए रखती है। ऑप्शन नंबर सी है रुचि एक बुद्धिमानपूर्ण ध्यान है, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। तो रुचि और ध्यान क्या है? ध्यान एक चुनाव की प्रक्रिया है और रुचि ध्यान लगाने में हमारी मदद करती है, मतलब कि रुचि मतलब इंटरेस्ट, ठीक है, ध्यान मतलब अटेंशन। और फिर क्या है ऑप्शन नंबर बी में? अटेंशन ध्यान को विषय वस्तु पर बनाए रखती है, मतलब कि अगर हमारे को इंटरेस्ट है तो वह हमारी अटेंशन को बनाए रखेगी, जो चीज़ हम सीखना चाहते हैं उस पर। ऑप्शन नंबर सी है रुचि एक बुद्धिमानपूर्ण ध्यान है, कि इंटरेस्ट ही एक बुद्धिमानपूर्ण ध्यान है, ठीक है। तो ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो गया। 37 है हमारे पास, कि जो हमारी हैबिट है वो किससे संबंधित है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए है चाहत और गुण से, और ऑप्शन नंबर बी है तत्परता और झुकाव से, ऑप्शन नंबर सी है एकरूपता और दोहराने से, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस से। वेरी गुड वेरी गुड। तो आदतें हमारी किससे संबंधित है?
ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपकी एकरूपता और दोहराना, मतलब कि आते क्या होती है कि किसी चीज़ को हम बार 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 दोहराते हैं तो वो हमारी क्या होती है, आदत होती है। एकरूपता मतलब एक सी चीज़ों को बार बार दोहराना एकरूपता कहलाता है। ठीक है, तो ये दोनों ही हमारे पास ऑप्शन है, एकरूपता और दोहराना। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे बताना है आपको कि बैड हैबिट कौन सी है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है झूठ बोलना, ऑप्शन नंबर बी है बातों में लिप्त रहना, बातें करते रहना मतलब, और ऑप्शन नंबर सी है ध्यान पूर्वक सुनना, और ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, मतलब कि झूठ नहीं बोलना है और बातों में विलिप्त नहीं रहना है, बातों में लगे नहीं रहना। जैसे बाय द वे अभी हम भी है तो हम बातचीत कर रहे हैं, अगर हम सिर्फ और सिर्फ बात ही चीत करते रहेंगे लाइव चैट के अंदर तो क्या हो जाएगा, होगा ये कि हमारा ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं लगेगा, हम क्या पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारी समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए बातें कम करनी है, बातों में कम लगे रहना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, बैड हैबिट से संबंधित है। अब ये भी सेम यही है कि बैड हैबिट कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है चोरी करना, ऑप्शन नंबर बी है बड़ों का आदर करना, ऑप्शन नंबर सी है कम उम्र में अधिक उपलब्धि प्राप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो चोरी करना बुरी आदत है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। वैसे और भी बहुत सारी बुरी आदतें होती है बट हमारे पास ऑप्शन में ही एक ही बुरी आदत दी थी। ठीक है, तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब फिर से बतानी है आपको कि बैड हैबिट कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है दीवारों पर लिखना, ऑप्शन नंबर बी है शिकायत करना, ऑप्शन नंबर सी है जानबूझकर गलती करना, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सभी बुरी आदतें हैं, दीवारों पर लिखना भी बुरी आदत है, किसी की शिकायत करना भी बुरी बात है, जानबूझकर गलती करना, जब पता है कि ये गलत है उसके बावजूद भी उस काम को करना भी बुरी आदत है। ठीक है, जानबूझकर गलती नहीं करनी है, और दूसरों की गलतियों से हमेशा हमें सीखना चाहिए। अगर आप अपनी गलतियों को एक बहाना दे देते हो ना कि जस्ट मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहता था कि ये चीज़ कैसी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम खुद ही एक्सपीरियंस कर ले। जो दूसरों ने एक्सपीरियंस कर लिया है उसके रिज़ल्ट उसको जो मिलने लग गए हैं वो हो गई, फिर उसका रिज़ल्ट मिल गया, समझ लेना चाहिए हाँ इसको रिज़ल्ट मिल गया, मेरे को मिल गया, बस एक ही बात है, मुझे गलतियाँ नहीं करनी है दोबारा दोबारा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारे पास, बुरी आदतों को सुधारने में मदद करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपकी जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी हैबिट्स है, बैड हैबिट्स है, उनको सुधारने में कौन कौन मदद करते हैं। ऑप्शन सामाजिक मतलब सोसाइटी, स्वयं मतलब कि सेल्फ, आप खुद अपनी आदतों को खुद सुधार सकते हो। ऑप्शन नंबर सी है इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल तरीके से आप कर सकते हो, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दिस। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस, मतलब कि सोसाइटी भी हमारी बुरी आदतों को सुधारने में हमारी मदद करती है। अगर हम खुद अपनी बुरी आदतों को सुधारना चाहें तो खुद सुधार सकते हैं, क्योंकि जितना हम खुद को खुद सुधार सकते हैं दूसरा हमको कभी नहीं सुधार सकता। हो सकता है कि अगर सामने वाले ने हमारे को किसी बात के लिए टोक दिया, रोक दिया, तो हम और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाए और उस बात को सुने ही ना, तो वो ज़िद्दी बने रहना भी एक बुरी आदत है। ठीक है,
और बुरी आदतों को सुधारने के लिए हम आर्थिक मतलब कि इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकल तो अब मदद लेते ही है। तो साइकोलॉजी के अंदर मतलब कि अगर हम किसी साइकोलिस्ट के पास जा रहे हैं तो आर्थिक चीज़ें इकोनॉमिक तो मतलब धन दौलत तो उसको देनी पड़ेगी, फीस तो उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सभी हमारे क्या है, कारक हो गए हैं बुरी आदतों को सुधारने वाले, ठीक है। सोसाइटी कैसे सुधारती है? अगर आपने कोई गलत काम कर दिया ना, तो जब 10 लोग आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे ना, आप पे क्वेश्चन करेंगे, तो फिर आप बड़ी से बड़ी गलती करना छोड़ दोगे जब हम आपको शर्म फील आएगी, ठीक है। शर्म आएगी जब मतलब। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुरी आदतों को सुधारने का सिद्धांत है कि हम बुरी आदतों को किस तरह से सुधार सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है स्वयं को सुझाव देने का, ऑप्शन नंबर बी है नए आदतें बनाने का, ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक विवेचना, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो बुरी आदतों को सुधारने के कौन कौन से सिद्धांत हैं? ऑप्शन के अनुसार ऑल ऑफ दीज, ये सभी हमारे हैं। मतलब कि हम अपने आप को खुद भी सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। नई आदतें बनाकर, जो हमारी बुरी आदतें हैं, पुरानी आदतें, उसकी जगह नई आदतों को बनाना, ठीक है। साथ ही साथ में मनोवैज्ञानिक विवेचना करना, साइकोलॉजिकल फैक्टर का यूज़ करना, ठीक है। तो ये है हमारा ऑल ऑफ दिस आंसर। तो 43 है हमारे पास। कक्षा में विद्यार्थियों को सुधारने के लिए शिक्षक क्या करें? अगर एक टीचर चाहता है कि उसको अपने जो विद्यार्थी है उनको सुधारना है, तो वो किस तरह से सुधारेगा? ऑप्शन नंबर ए है रिस्ट्रेन बैड कंपनी, जो बैड कंपनीज है उसको दूर करेगा। ऑप्शन नंबर बी है ट्राई टू फील सेल्फ रिस्पेक्ट, वो फील करवाएगा कि आपकी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी है ट्राई टू फाइंड आउट रीज़न, और वो रीज़न का यूज़ ढूंढेगा कि क्या रीज़न है कि उसकी जो विद्यार्थी है वो गड़बड़ है थोड़े। और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो एक टीचर को क्या करना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि जो उसके विद्यार्थी है वो सुधर जाए, ठीक है। तो इसके लिए वो रीज़न ढूंढेगा कि ऐसा कौन सा रीज़न है कि उसके विद्यार्थी जो है गलत रास्ते पर चल रहे हैं, उस चीज़ को फाइंड आउट करना पड़ेगा और उससे दूर करना पड़ेगा। तब जाके एक जो एक जो हमारा टीचर है वो अपने लर्नर को सुधार सकता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है और इसमें भी आपको सिक्वेंस में लगानी है, और लगानी है मेमोरी की। आप मेमोरी को मतलब कि आप किसी चीज़ को अगर याद करते हो तो किस तरह से करते हो। आपके पास है रिकॉल, रजिस्ट्रेशन, रिटेंशन, रिकॉग्नाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर ए बता रहा है कि हम मेमोरी को किस तरह से करते हैं। ऑप्शन मतलब कि रिकॉल करके, रजिस्ट्रेशन करके, रिटेंशन करके और रिकॉग्नाइजेशन करके। या ऑप्शन नंबर बी बता रहा है हमारे को कि सबसे पहले हम रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, उसके बाद रिटेंशन करते हैं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी बता रहा है हमसे कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद रिटेंशन करते हैं, उसके बाद रिकॉल करते हैं और उसके बाद रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी बता रहा है कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, फिर रिटेंशन करते हैं, फिर रिकॉग्नाइजेशन करते हैं और फिर रिकॉल करते हैं। तो ऑप्शन के मुताबिक कौन सा आंसर आपका हो जाएगा? तो
आंसर की के अकॉर्डिंग हमारे पास जो आंसर है वो है कि सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके बाद हम रिटेंशन करते हैं, उसके बाद हम रिकॉल करते हैं और उसके बाद फिर रिकॉग्नाइजेशन करते हैं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अब थोड़ा सा सुन लीजिए और देख लीजिए। हम कोई इवेंट है और वो कोई घटना है जो घटित हो गई है, या फिर कोई चीज़ है जो हमने सीखी है, तो उसको हम कितने टाइम बाद कितने % तक भूल जाते हैं। तो यहाँ पे भूलने की परसेंटेज दी हुई है, ठीक है। और जो डेल स्कोर है उसने क्या बताया है हमारे को कि हम कितना याद रख सकते हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि हम कितना % भूल जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर कोई घटना घटी है या हमने कोई चीज़ पढ़ी है तो 20 मिनट बाद हम उसको 42% भूल जाते हैं। और अगर कोई घटना है, कोई इवेंट है, उसको घटित हुए 1 घंटा हो गया है तो हम 46% उसको भूल जाते हैं। और अगर 9 घंटे हो गए हैं तो हम उसको 64% भूल जाते हैं। और अगर 24 घंटे हो गए हैं, तो अगर 1 दिन हो गया है तो 1 दिन के बाद हम 66% भूल जाते हैं। और 48 घंटे बाद, 2 दिन बाद हम 72% भूल जाते हैं किसी इवेंट का। और 1 हफ्ते में हम 75% भूल जाते हैं। और 1 महीने बाद हम 79% भूल जाते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है। तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए। कोई घटना घटित होती है या हम किसी चीज़ को सीखते हैं या हम कोई चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है 20 मिनट बाद हमारा दिमाग जो है 42% उसको भुला देता है। 42% उसको क्यों भुलाएगा? क्योंकि हम रिकॉल नहीं कर रहे हैं, हम उसको रिटेन नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमारा दिमाग 42% भूल जाएगा। और 1 घंटे बाद कितने % भूल जाएगा? 46% भूल जाएगा। और 9 घंटे बाद कितना भूल जाएगा? 64% भूल जाएगा। 24 घंटे में कितना? 66। 48 में 72। 7 दिन बाद 75% और 30 दिन बाद 79% हम भूल जाएंगे। अब देखिए, अगर हम बाय द वे अभी पढ़ रहे हैं, हम इसको रिवाइज नहीं करते रहेंगे तो 1 महीने बाद अगर हमारे पेपर होते तो हम 79% तो भूल जाएंगे। तो फिर हम कितने % नंबर पाएंगे? सोचिए इस बात के बारे में, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास। 20 मिनट में व्यक्ति कितने % भूल जाता है? वेरी गुड। कितना % भूल जाते हैं हम? 42% भूल जाते हैं 20 मिनट बाद, ठीक है। और 1 घंटे बाद कितना भूल जाते हैं? 30%, 70%, 72%, 46%। तो 46 का आंसर है 46%। 1 घंटे बाद हम 46% भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब पूछा है क्वेश्चन नंबर 47 पर पूछा है कि 9 घंटे बाद एक व्यक्ति कितने % भूल जाता है? 64%, 72%, 42% या 46%। अब 42 और 46 तो हो गए, अब इन दोनों में से ही तुक्के लगाने अगर याद नहीं है तो। वेरी गुड। 9 घंटे बाद हम 64% भूल जाएंगे। और अब बात करते हैं 48 क्वेश्चन की। 1 दिन बाद हम कितना भूल जाएंगे? तो 24 घंटे बाद हम 66% भूल जाएंगे, ठीक है। तो और 2 दिन बाद कितना भूल जाएंगे? 48 घंटे बाद कितना भूल जाएंगे? वेरी गुड, 70% भूल जाएंगे। और 7 दिन में कितना भूल जाएंगे? 1 हफ्ते बाद कितना भूल जाएंगे हम? 1 वीक बाद हम 70% भूल जाएंगे, ठीक है। और 1 महीने में कितना भूल जाएंगे?
वेरी गुड वेरी गुड, 79% भूल जाएंगे, ठीक है। और अब है यहाँ पर कि हम क्यों भूलते हैं। भूलने के लिए उत्तरदायी कारक कौन से हैं, कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम भूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है थकावट, ऑप्शन नंबर बी है नशा करना, नशे की वजह से, ऑप्शन नंबर सी है मानसिक असंतुलन की वजह से, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो भूलने के लिए उत्तरदायी कारक है अगर हम थके हुए हैं, ठीक है, और उसके बाद हम कोई चीज़ कर रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हम उस चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाते हैं, या फिर थकने की वजह से बहुत सी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। अगर हमने कोई नशा किया है तब तो गई, तब तो हम भूलेंगे ही भूलेंगे, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी है मानसिक असंतुलन, अगर हमारे जो मेंटल का जो स्ट्रेन है वो सही नहीं बना है तो भी हम भूल जाएंगे। तो इसलिए भूलने के लिए उत्तरदायी कारक ये तीनों है, और ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है। तो बिहेवियर इज़ नॉट, अब आपको बताना है कि व्यवहार क्या नहीं है। जानबूझकर किया गया कर्म व्यवहार नहीं है, या फिर आत्मविश्वास के साथ किया गया कर्म व्यवहार नहीं है, या फिर अज्ञानता के कारण किया गया कर्म व्यवहार नहीं है, या फिर ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा कि अज्ञानता के साथ किया गया कर्म बिहेवियर नहीं है। अगर किसी के बारे में हमें कोई चीज़ मालूम ही नहीं है, कुछ हमें पता ही नहीं है, और उसके बाद हम उसको कर रहे हैं, या फिर अनफॉर्चुनेटली वो हो गया, तो वो हमारा बिहेवियर नहीं है, वो हो गया, गलती से हो गया वो, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्न में से कौन सा व्यवहार का एक प्रकार है। अब आपको बताना है कि बिहेवियर कौन कौन से टाइप की है। इंटरनल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर बी है एक्सटर्नल बिहेवियर, ऑप्शन नंबर सी है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो 54 का आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, कि ये जो हमारा बिहेवियर है वो दो तरह का है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्यवहार से संबंधित है, बिहेव से क्या संबंधित है। पसंद करना, ऑप्शन नंबर सी है नापसंद करना, या ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, पसंद करना या नापसंद करना व्यवहार से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास। व्यवहार में परिवर्तन हो सकता है परंतु सीखने का कारण नहीं है। कि इनमें से जो आपके पास ऑप्शन दिए है उससे आपके बिहेवियर में चेंज आ सकता है, बट आप इससे कोई चीज़ सीख नहीं सकते हो। ऑप्शन नंबर ए है कमज़ोरी व बीमारी के कारण, ऑप्शन नंबर ए है मानसिक तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक व्यवधान के कारण, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। over class। वेरी गुड वेरी गुड। तो ये सारी वजह है जिसके कारण हम सीख तो नहीं सकते हैं, बट इससे हमारे बिहेवियर में चेंज आ जाता है। अगर हमें कोई बीमारी होगी जिसकी वजह से हमें वीकनेस है, या फिर हमें यूं ही वीकनेस है, तो हम सच में किसी चीज़ को नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। अगर मेंटली स्ट्रेस हमारे पास पड़ा हुआ है, हमें मेंटली स्ट्रेस्ड है, तब भी हम किसी नई चीज़ को नहीं सीख सकते हैं। और अगर हम थके हुए हैं, या फिर हमें फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, तो भी हम नहीं सीख सकते हैं, अच्छे से वर्क नहीं कर सकते, बट इनकी वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, या फिर बहुत सी बुरी 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 चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कोई व्यक्ति कुछ सीख सकता है।
हम किस तरह से सीख सकते हैं, ये देखिए। ऑप्शन नंबर ए है कोशिश करके और देख करके, ऑप्शन नंबर बी है अभ्यास करके, ऑप्शन नंबर सी है समझ करके, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है आपकी साइकोलॉजी के अंदर, इतने इजी इजी से आपको सबको आते हैं। तो किसी भी चीज़ को डिफ़िकल्ट मत समझिए, कोई भी चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं होती है, उसको सच में हम डिफ़िकल्ट बनाते हैं। जब हम किसी चीज़ से उब जाते हैं इसलिए वो चीज़ हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाती है, जब हम किसी चीज़ से उब जाते हैं। ठीक है, तो कल के 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन मैंने ऐड ही नहीं किया था और एक क्वेश्चन मैंने गलत बोल दिया था। तो यहाँ पे देखिए वो था क्वेश्चन नंबर 51। तो मैंने जो आपको पीडीएफ भेजी है उसके अंदर अगर मैंने चेंज नहीं किया है तो आपने चेंज कर देना है। 51 है हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ सी स्टारी। तो सी स्टारी की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सेंटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर बी है सेंटर स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्ट्रक्टर, ऑप्शन नंबर सी है सेंट्रल स्टाफ टीचिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपके पास सेंट्रल स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी में है टीचिंग और ऑप्शन नंबर डी में है ट्रेनिंग, सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। वेरी गुड वेरी गुड। तो सी स्टारी की फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। याद रखना मैंने इस कल इंस्टीट्यूट की जगह इन्फॉर्मेशन दिखा दी थी और बोल दी थी, इसके लिए मुझे माफ़ करना। तो अब एक क्वेश्चन है जो 56 क्वेश्चन हमने ऐड नहीं किया था, तो 56 क्वेश्चन है हमारे पास, अनुदेशक के गुणों के अंतर्गत आता है। मतलब कि एक इंस्ट्रक्टर का इनमें से कौन सा गुण है? लीडरशिप, क्लास मैनर, क्लास कंट्रोल या ऑल ऑफ दीज? वेरी गुड वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। फिर भी आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपने ज़रूर बताना है, कई बार हो जाती है गलतियाँ। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फ़िलहाल के लिए मैंने अभी आंसर की नहीं बनाई थी, तो जस्ट मैंने फ़ोटो लगा के डाल दी पीपीटी के अंदर। अभी मैं बना दूँगी शेयर करने से पहले, और अगर मैं नहीं बना पाई काम में बिज़ी रहने के कारण तो आप इसी से गुजारा कर लेना। ठीक है, तो हमारा सेशन कंप्लीट हो गया है। अभी साइकोलॉजी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बचते हैं, अभी तो हमने सिर्फ 57 ही किए हैं। तो जुड़े रहना है, यूनिट वाइज हम सारे चैप्टर को कंप्लीट करते जाएंगे। और जो हमारी ये क्वेश्चन है इसको ये ना सोचिए आप कि इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। अगर मान लेते हैं आपकी बात, किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आते, इस बात की पहले तो एक गारंटी नहीं है कि हाँ इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर दूसरी जो मैं आपको बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि ये क्वेश्चन इतने ईजी है, मतलब कि भले ही इनकी लैंग्वेज जैसे भी है, मतलब हम समझ पा रहे हैं, हम अपनी जो नॉलेज है उसको थोड़ा सा एक्वायर कर पा रहे हैं, क्लियर कर पा रहे हैं अपने आप को। तो अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई कठिन चीज़ है तो सीधे ही हम उसको कठिन तरीके से समझें। तो हमारे पास तो टीचिंग का सिद्धांत भी है, या मैक्सिमम ऑफ टीचिंग भी है, कि उसमें बताया है कि जब भी आपको करना होता है तो आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाइए। मतलब कि जब भी आपको कोई कठिन वर्क करना हो तो पहले आप सिंपल काम कीजिए, उसके बाद आप कठिन की तरफ बढ़िए। तो इसलिए हम सिंपल कर लेते हैं, ताकि जितने भी आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में अगर हम ना भी पढ़ पाएँ तो इन सिंपल चीज़ों की वजह से हम अच्छा सा तुक्का लगा सकें। ठीक है, अब बात तो यहीं आ गई कि मैम तो तुक्का ही बोलती है। मैं तुक्का इसलिए बोलती हूँ, अब बाई दी वगैरह हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसको ब्लैंक छोड़ के तो नहीं आ सकते ना, क्या पता हमारा तुक्का सही लग जाए। तो ये थी मेरी आज की क्लास, आपको कैसी लगी आप बताइएगा। आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली तो उसको फिर अपने दिमाग में रिटेन करके रखिएगा, और अगर आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है तो आपने बताना है, ताकि उसको मैं भी अच्छे से इम्प्रूव कर सकूं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, और टेक केयर ऑल।